स्नेहा एहसास की तरफ देखकर, मेरी बहू एहसास अधिकार सिंगानिया, आज आप सबके सामने एक प्यारा सा गाना गाएंगी। तो अब माइक मैं अपनी बहू को देती हूँ। ये सुनते ही सब एक साथ ताली बजाने लगते हैं। अतुल जी, पल्लू बुआ, अधिकार और आस्था स्नेहा का इरादा समझकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, पर कोई अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने देता। एहसास पल्लू बुआ को धीरे से देखकर, बुआ दादी मुझे गाना नहीं आता। पल्लू बुआ भी धीरे से, इस मॉडर्न बहुरिया ने रायता फैला ही दिया है। अब तो कुछ भी कर, पर इज्जत बचा ले हमारी। प्लीज बेटा, कुछ भी गा, पर अच्छे से। एहसास उनकी बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वहीं दूर से ही अधिकार उसके चेहरे के भाव समझ जाता है। वो चाहते हुए भी एहसास को यहाँ से ले नहीं जा सकता था। वहीं एहसास अब अधिकार की तरफ ही देख रही थी, और दूर खड़ी स्नेहा मन ही मन इस तमाशे का मजा ले रही थी। वही अधिकार अपने मन में, मैं सास को गाना गाना तो आता नहीं होगा, अब वो क्या करेंगी। लेकिन मैं उनके लिए परेशान क्यों हो रहा हूँ। अधिकार, तुम इस सास के बारे में सोचना बंद कर दे, तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो एहसास से मुंह फेर लेता है। इधर सारे गेस्ट एहसास की आवाज सुनने के लिए उसे ही देख रहे थे, और एहसास बस डरते डरते इधर उधर देखे जा रही थी। उसने आज से पहले कभी इतने लोगों के सामने गाना नहीं गाया था। तभी माइक पर गुनगुनाने की मीठी सी आवाज आती है। अधिकार चौंक कर पलटता है, इधर एहसास अधिकार की तरफ ही देखकर, मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें हैं। सब एहसास को इतने अच्छे से गाते हुए देख काफी हैरान थे, सबसे ज्यादा स्नेहा। सब एहसास की मीठी आवाज में बन चुके थे। वहीं एहसास की तो आंखें नम हो चुकी थी। वो बस एकटक अधिकार की तरफ देखकर, काश एक दूसरे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। अधिकार को यकीन नहीं हो रहा था कि एहसास इतने अच्छे से गा सकती है। वो बस उसकी आवाज और उसकी आंखों में खोया उसे देखे जा रहा था। एहसास अधिकार से नजर चुराते हुए, मेरा जमी पर चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। इसी के साथ एहसास का गाना खत्म हो जाता है। सब जोरदार तालियां बजाते हैं उसके लिए। एहसास ने काफी अच्छा गाया था। वहीं अधिकार एहसास के गाने के एक एक शब्द में जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। एहसास बस आंखों में आंसुलियों से देख रही थी। इसी के साथ साथ पार्टी में सब एहसास की खूबसूरती और आवाज की ही चर्चा कर रहे थे। एहसास एक जगह अकेले खड़ी थी, तभी उसके पास अधिकार आकर कान में, ये गाना गाकर आप साबित क्या करना चाहती हैं, इसके अलावा और कोई सॉन्ग नहीं आता था। एहसास हैरानी से पलटकर, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अधिकार पीछे से उसके हाथ की कलाई दबाते हुए, जितनी भोली आप दिखती हैं उतनी है नहीं, तो मेरे सामने ये नाटक मत ही करो। एहसास की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अधिकार किस बारे में बात कर रहा है। वो कुछ कहती, तभी वहां बसल आ जाता है। यहाँ क्या गुटर मुंह कर रहे हो, दोनों चलो डांस फ्लोर पर। अधिकार उसे घूरते हुए, मुझे कोई डांस नहीं करना, ये सब फालतू के ड्रामे करना बंद करो अब। तभी आस्था भी वहां आ जाती है, वो अधिकार का हाथ पकड़कर, भाई चलो प्लीज, ये कपल डांस तो बनता है। अधिकार उससे अपना हाथ छुड़ाकर, आस्था मैंने कहा ना कि मुझे डांस नहीं करना। आस्था अधिकार का गुस्सा देखकर पीछे हो जाती है। तभी एहसास गुस्से से, मुझे भी इनके साथ डांस करने का कोई शौक नहीं है, मुझे भी नहीं करना है कोई डांस। ये कहकर वो जाने लगती है। वो आगे पहुंची ही थी कि एक लड़का उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। एहसास सामने देखती है तो एक हैंडसम सा लड़का उसके आगे खड़ा उसे आंखें टिमटिमाते हुए देख रहा था। वो लड़का अपना हाथ उसके आगे करके, शायद आपके मिस्टर सिंगानिया को डांस करना नहीं आता, तो क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। एहसास बस मुंह खोले उसे देख रही थी। वहीं अधिकार का तो गुस्से से दिमाग गर्म होता जा रहा था। बसल अधिकार की जलन को देख लेता है। वो कुछ सोचकर अधिकार के कान के पास जाकर, अधिकार, ये तो खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक का बेटा रिहान खन्ना है, तेरा जानी दुश्मन। क्या एहसास इसके साथ डांस करेगी, तेरी बीवी रिहान के साथ। यह कहकर वो मुंह पर हाथ रखकर उदास होने का नाटक करने लगता है। वहीं आस्था बत्सल की चाल समझ जाती है। तभी एहसास पीछे पलटकर देखती है तो अधिकार उसे अभी भी घूर रहा था। वो कुछ सोचकर गुस्से में रिहान को अपना हाथ दे देती है और मुस्कुराते हुए डांस फ्लोर पर चली जाती है। ये देख कर तो अधिकार और पागल हो जाता है। इधर डांस फ्लोर पर एहसास और रिहान आ चुके थे। हॉल लाइट्स डिम हो चुकी थी और म्यूजिक प्ले हो चुका था। रिहान एक हाथ से एहसास का, एक हाथ और दूसरे से उसकी कमर पकड़कर झूमने लगता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन।
तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। अधिकार एहसास और ज्ञान को एक साथ इतने करीब देखकर पागल हुआ जा रहा था। उधर एहसास ना चाहते हुए भी अधिकार पर गुस्सा होने की वजह से ज्ञान के साथ डांस करती रहती है। बसल भी खड़ा वर्षा को देख रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वो जाकर वर्षा के सामने अपने हाथ आगे कर देता है। वर्षा पहले थोड़ा झिझकती है, फिर बसल की उम्मीद भरी नजर को देखकर वो उसे मना नहीं कर पाती। अब बसल और वर्षा भी डांस फ्लोर पर थे। धीरे धीरे कई और कपल भी वहां आ चुके थे और बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर बस मजे ले रहे थे। अब डांस फ्लोर पर हर कपल एक दूसरे के पार्टनर को चेंज करते हुए डांस कर रहे थे। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। सब डांस कर ही रहे थे कि तभी एहसास का डांस पार्टनर चेंज होने जा रहा था। इस बार वो उसी लड़के के साथ डांस करने वाली थी जो उसे गंदी नजर से देख रहा था, जिसने अधिकार के सामने ही एहसास को लेकर गलत बातें बोली थी। अधिकार दूर खड़ा देख रहा था कि अभी भी वो लड़का कब से एहसास को अपना डांस पार्टनर बनाने के लिए बेताब हुए जा रहा था। एहसास जो अभी बसल के साथ डांस कर रही थी, वो बस उस लड़के को अपना हाथ देने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। एहसास हैरानी से देखती है तो वो कोई और नहीं, अधिकार ही था। अधिकार उसे अपनी बाहों में उसे नीचे की तरफ झुकाते हुए, मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाए, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आए। एहसास अधिकार के हर एक स्पर्श से सिहर उठती है। वहीं अधिकार उसके गालों के पास जाकर उसे बालों की खुशबू से महसूस करते हुए, तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों जहाँ में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। अब हर कोई अधिकार और एहसास का ये पैशनेट डांस देखकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो चुके थे। अधिकार मदोद सा एहसास की तरफ खींचा चला जा रहा था। एहसास का तो दिल जैसे बाहर आ जाएगा। वो अधिकार से बस नजरें चुरा रही थी। वहीं अधिकार उसे कभी बाहों में उठाकर कभी राउंड राउंड घुमाते हुए बस डांस कर रहा था। एहसास की पीठ अधिकार के सीने से लगी हुई थी। अधिकार उसकी कमर पर हाथ रखे हुए झूमते हुए, बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ। इसी के साथ गाना खत्म होता है। पर अधिकार और एहसास अभी भी झूम रहे थे। तभी अधिकार का हाथ एहसास के पेट पर चला जाता है और झटके से वो एहसास को खुद से दूर करके अपनी आंखें खोल लेता है और फिर कुछ ही पलों में वो वहां से चला जाता है। अधिकार पार्टी छोड़कर गुस्से में टेरेस पर आ गया था। एहसास भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है। अधिकार बिना उसकी तरफ देखे, मैं सास, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज आप जाइए यहाँ से। एहसास उसे घूरते हुए, मिस्टर हक, पर मुझे आपसे बात करनी है। आप क्या कह रहे थे नीचे? मैंने क्या जानबूझकर किया है? अधिकार गुस्से से पलटकर, आपने नीचे जो गाना गाया उसका मतलब क्या था आखिर? फिर मेरे मना करने पर किसी के भी साथ डांस करने लग जाना, क्या था वो सब? ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती थी? एहसास अपना गाया हुआ गाना याद करके, मिस्टर हक, उसका कोई मतलब नहीं था। मुझे जो अच्छा लगा मैंने गा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रही बात डांस करने की, तो आपने मना क्यों किया? वैसे भी वो जो भी हो आपके गेस्ट थे, इसलिए मैंने मना नहीं किया बस। मिस सास, अपने इस भोलेपन का नाटक करना बंद कर दीजिए। मुझे आपके इरादे, आपकी असलियत सब पता है। आप जैसी घटिया और बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी मिसास। आप तो मेरी माँ से भी 10 कदम आगे निकली। आप पहले क्या थी, कैसी थी, मुझे इन सब में कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप बस इन 6 महीनों में अधिकार सिंघानिया की पत्नी बनने का ड्रामा अच्छे से करें, समझी आप? यह सुनकर एहसास की आंखें नम हो गईं। वो बहुत उदास होकर, आपके लिए सब ड्रामा है पर मेरे लिए नहीं है। आपके लिए ये सब करना आसान होगा पर मेरे लिए नहीं है। मुझे तकलीफ होती है, प्लीज बंद कर दीजिए ये सब। मैं रोज रोज नहीं सह सकती आपकी ये कड़वी बातें। आप, अधिकार एहसास की बात बीच में ही काटते हुए, सहना पड़ेगा आपको। ये सजा है आपकी, और ये सजा आपके किए गुनाह से बहुत छोटी है। ये दर्द आपके लिए दर्द नहीं है, इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। खैर, आप लायक तो इसके भी नहीं है। एहसास गुस्से से अधिकार की शर्ट का कॉलर पकड़कर, गुनाह है क्या मेरा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आपने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं किया, ये जानने तक की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ हुआ क्या था, किसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती, तब भी क्या आप उसके साथ यही करते? क्या आप उसे भी यही कहते जो मुझे कहते हैं आप? इतने में ही एक जोरदार तमाचा एहसास के गालों को लाल कर देता है। अधिकार की आंखों में इस वक्त इतना गुस्सा था
कि कोई उसे ऐसे देखकर एक पल के लिए सिहर उठता। एहसास दर्द से बिलबिला उठी, पर उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा अधिकार के बोले गए शब्द उसे दर्द दे रहे थे। वहीं अधिकार तुरंत वहां से जाने लगा कि तभी, मिस्टर हक, क्यों क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने किया क्या है? क्यों हर पल आप एक नई तकलीफ देते हैं मुझे? क्यों अपनी कड़वी बातों से हर बार मेरा दिल दुखाते हैं आप? मिस्टर हक, बताइए ना, क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? आखिर गलती क्या है मेरी? एहसास बिलखते हुए अधिकार से सवाल पर सवाल करती है। अधिकार गुस्से से पलटता है और एहसास का हाथ पीछे की तरफ मोड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अधिकार की गर्म सांसें एहसास को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थीं। वो अपनी जलती आंखों से एहसास की आंखों में देख रहा था। वो लगभग चिल्लाते हुए, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि तुमने मेरा दिल, मेरा भरोसा और मुझे तोड़ा है, क्योंकि तुमने अपना सच छिपाया मुझसे, क्योंकि तुमने मुझे एहसास दिलाया कि ये प्यार, ये रिश्ते अधिकार सिंघानिया की किस्मत में हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे दिल को नहीं, मेरी रूह तक को चोट पहुंचाई है, क्योंकि तुमने पहले से टूटे एक दिल को चकनाचूर कर दिया है। ये है आपकी गलती, गुनाह है ये आपका। ये कहकर अधिकार एहसास को झटके से खुद से दूर कर देता है और बिजली की फुर्ती से वहां से चला जाता है। एहसास उसी जगह बर्फ सी जम जाती है। अधिकार के कहे एक एक शब्द ने एहसास के दिल को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अधिकार उससे प्यार कर सकता है। अधिकार की नाराजगी की यह वजह है, यह जानकर एहसास को बहुत तकलीफ हुई। उसकी आंखों से बेतासा आंसू निकल रहे थे। वो वहीं घुटने के बल बैठकर बिलखने लगी। इधर शहर से दूर एक सुनसान रास्ता, जहां दो गाड़ियां आमने सामने खड़ी थीं और उन दोनों के सामने दो आदमी खड़े थे। टोनी, क्या ये खबर पक्की है? कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है तुम्हें? टोनी ये बात सुनकर अपने कार के बोनट पर अपना हाथ मारते हुए, नहीं सर जी, ये न्यूज़ 100% सही है। वो वही है और उसी घर में है। तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर वो लड़की जिंदा रही तो हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। वो हमारी इतने सालों की बिछाई बिसात एक चाल में पलट देगी। टोनी के सामने खड़ा आदमी, जो कोई और नहीं सरजी था, वो अपने हाथ में लिया पेन घुमाते हुए, मरेगी मरेगी वो, और ऐसी मौत दूंगा उसे कि इस बार दोबारा जीने की तो क्या, दोबारा जन्म लेने तक की सोचकर उसकी रूह कांप जाएगी। ये सरजी अपनी जिंदगी पे लगे हर ग्रहण को हटाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरे अपनों की जिंदगी की रोशनी भी खत्म क्यों ना करनी पड़ जाए। मेरी बिछाई बिसात में हार और जीत दोनों मेरे कदमों में होंगे। वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं सरजी इस काली दुनिया का अकेला बादशाह कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। सरजी की बात सुनते ही टोनी जोर जोर से हंसता है। वही सरजी तुरंत किसी को फोन लगाकर उससे बात करके फोन कट कर देता है। सरजी टोनी को देखकर मुस्कुराते हुए, काम हो गया, ये कहते ही टोनी और सरजी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर, भाई भाई सुनिए ना, अपने कमरे में जा रहे अधिकार को पीछे से बुलाते हुए आस्था कहती है। अधिकार बिना उसकी तरफ देखे, क्या हुआ? आस्था उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। अधिकार अब उसके चेहरे के भाव देखकर थोड़ा डर गया। अधिकार थोड़ा घबरा कर, छोटी क्या हुआ? डैड ठीक तो है? आस्था उसकी शर्ट पकड़कर, डैड ठीक है, बट आप दोनों पार्टी छोड़कर कहाँ चले गए थे? सब आप दोनों के ही बारे में पूछ रहे थे। डैड ने बड़ी मुश्किल से सब हैंडल किया और पार्टी खत्म कर दी। आप दोनों थे कहाँ और भाभी कहाँ है? अधिकार ये सुनते ही हैरानी से, क्या मिसाज घर पर नहीं है? कहाँ है वो? आस्था अब यह सुनकर और ज्यादा घबरा जाती है। क्या वो आपके साथ नहीं है? पर डांस के बाद तो वो आपके पीछे ही गई थी। मुझे और डैड को लगा कि आप दोनों साथ में हैं। नहीं, वो घर पर ही थी। मैं कुछ काम से ऑफिस चला गया था, किसी ने कॉल किया उनको। ये कहकर अधिकार अपना फोन निकालने लगा। आस्था अपने हाथ में रखे एक फोन को आगे करके, कोई फायदा नहीं, उनका फोन घर पर ही है। भाई प्लीज भाभी को ढूंढो, अगर डैड को कुछ पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाभी ऐसी हालत में कहाँ जा सकती हैं? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। यह कहकर आस्था रोने लगी। तभी अधिकार को सोचकर आस्था के आंसू पहुंचते हुए, मिस आस घर पर ही हैं, तुम परेशान मत हो और जाकर सो जाओ। वो ठीक है, मैं जा रहा हूँ उनके पास। अगर कुछ जरूरत होगी तो बुलाऊंगा मैं तुम्हें। अब अपने कमरे में जाओ। ये कहकर अधिकार टेरिस की तरफ भागता है। आस्था ये जानकर थोड़ा नॉर्मल होती है कि एहसास घर पर ही है। वो अधिकार की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अधिकार भागता हुआ टेरेस पर आता है।
वहां अभी काफी अंधेरा था। वो मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके आसपास देखता है, पर एहसास वहां कहीं नहीं थी। वो अभी काफी परेशान हो चुका था। उसे लगा था कि शायद वो उसे यहाँ ही छोड़कर गया था, तो वो अभी तक यहीं होगी। पर एहसास तो वहां कहीं नहीं दिख रही थी। मिस हास कहाँ है आप? वो चिल्लाते हुए बस टेरेस का कोना कोना देखने लगा। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने लाइट उस तरफ की तो एहसास वहीं कोने में दुबकी कांप रही थी। उसे ऐसे देखकर अधिकार काफी डर गया। उसने एहसास को तुरंत अपनी गोद में उठाया और नीचे लेकर चल पड़ा। अधिकार जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने अपने एक हाथ से कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। तभी एहसास हल्की सी चीख के साथ डरकर अधिकार से लिपट गई और उसकी शर्ट की कॉलर कसकर पकड़कर उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। अधिकार घबराते हुए, मिस हास क्या हुआ? एहसास हड़बड़ाते हुए, अंधेरा मत। वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। एहसास के आधे अधूरे शब्दों से ही अधिकार को वो रात याद आ गई जब वो एक बार डरावना सपना देखकर जग गई थी और उनके लाइट्स ऑफ करते ही घबराने भी लगी थी। अधिकार को यह समझते देर नहीं लगती है कि एहसास को अंधेरे से डर लगता है। वो तुरंत लाइट्स ऑन कर देता है और एहसास को ले जाकर आराम से बेड पर लिटा देता है। अधिकार एहसास के माथे पर अपना हाथ रखकर, आपको तो बहुत तेज बुखार है, ये कैसे? तभी उसकी नजर एहसास के गालों पर पड़ती है, जिन पर अधिकार की उंगलियों के निशान साफ पता चल रहे थे। उसे देखकर उसे अंदाजा हुआ कि गुस्से में उसने उसे कितनी जोर से थप्पड़ मारा था। ये सोचते ही अधिकार की आंखें छलक उठी और उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़कता हुआ एहसास के गाल पर बने निशान पर जा गिरा। अधिकार भागते हुए किचन में गया और वहां से एक बाउल में ठंडा पानी, उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े और एक कॉटन का कपड़ा लेकर आया। एहसास के सर को अपने गोद में रखकर वो उसके सिरहाने बैठ उसके माथे पर ठंडी पट्टियां करने लगा। पर एहसास का बुखार उतर नहीं रहा था। अधिकार ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कॉल पिक होते ही अधिकार घबराते हुए, वर्षा, मिस हास को बहुत तेज बुखार है, वो कांप रही है। इस हालत में उसे कौन सी मेडिसिन दे सकता हूँ? उधर अभी तक नींद में खोई वर्षा यह सुनकर काफी घबरा जाती है। उसकी आंखों में पसरी नींद अचानक से गायब हो जाती है। वो हड़बड़ाते हुए, क्या उसे बुखार है? अधिकार जी, इस हालत में एहसास का बीमार होना उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत बुरा हो सकता है। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अधिकार चिल्लाते हुए, वर्षा ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे घर से निकलने का। तुम बस बताओ मुझे क्या करना है, जल्दी बताओ। वर्षा अधिकार की बात काट नहीं पाती है। आप मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। अधिकार तुरंत उसे वीडियो कॉल कर देता है। वर्षा, पहले टेम्परेचर चेक करिए। अधिकार थर्मामीटर से एहसास का टेम्परेचर चेक करता है। वर्षा, एहसास का टेम्परेचर कितना है? अधिकार एहसास का टेम्परेचर देखकर हैरान हो जाता है। 160 डिग्री। वर्षा ये सुनकर चौंक जाती है। 107? ये कैसे हो सकता है? एहसास को कभी इतनी तेज बुखार नहीं हुआ था। अधिकार जी, एहसास की हालत बहुत खराब हो चुकी है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो ये सह सके। अब बस एक ही रास्ता है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अधिकार की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आखिर एहसास की इस हालत का जिम्मेदार वही जो था। वो बहुत ज्यादा मायूसी से, प्लीज बताओ मुझे क्या करना है। इन्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज बताओ जल्दी। यह सुनते ही वर्षा कुछ कहना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर अधिकार के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वर्षा, आप यह कर लेंगे? अधिकार एहसास की तरफ देखकर, हाँ मैं कर लूंगा। अधिकार घबराते हुए, वर्षा बोलो, क्या करना होगा मुझे? बताओ, मैं सब करूंगा। वर्षा अपने चेहरे पर सख्त भाव लाकर, एहसास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अगर बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया तो उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। थोड़ी सी भी देर, थोड़ी सी लापरवाही और एहसास की जान जा सकती है। आपको अभी के अभी एहसास को ठंडे पानी से नहलाना होगा। पानी जितना ठंडा हो उतना अच्छा है। एहसास को तब तक पानी से भिगोना होगा जब तक उसका बुखार अच्छे से उतर ना जाए। वर्षा की हर एक बात अधिकार बहुत ध्यान से सुनता है। वर्षा और भी बहुत सी बातें अधिकार को बताती है। वो सब सुनने के बाद फोन कट कर देता है। फोन कट होते ही अधिकार एहसास को अपनी गोद में उठाता है और बाथरूम के अंदर आ जाता है और एक हाथ से डोर लॉक करके वहां लाइट ऑफ करके डिम लाइट ऑन कर देता है, जिससे वहां की रोशनी बहुत कम हो जाती है। फिर वो शावर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। वहीं एहसास की आंखें अभी भी बंद थीं, पर वो बेहोश नहीं थी, बल्कि बुखार की वजह से होने वाले दर्द से करा रही थी। वहीं अधिकार उसे संभाल कर नीचे खड़ा करता है और शावर ऑन कर देता है।
दोनों सावर के पानी में भीगने लगते हैं। एहसास अधिकार की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। अधिकार अपने आप से, आखिरकार तुझे यह करना होगा। मिस हास की हालत तेरी वजह से हुई है, तुझे ये करना ही पड़ेगा। ये कहकर अधिकार अपनी आंखें बंद करके एहसास की साड़ी का पल्लू हटा देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एहसास की साड़ी खोलने लगता है। अब एहसास की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी थी। उसे सब अच्छे से दिख तो रहा था, पर यह महसूस हो रहा था कि अधिकार कर क्या रहा है। एहसास दर्द भरी आवाज में, मिस्टर हक, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, ये कहकर एहसास कसमसाने लगी। पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अधिकार से खुद को अलग कर पाए। वो तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वहीं अधिकार बिना अपनी आंखें खोले एहसास के होंठ पर अपनी उंगली रखकर, मिस कुछ मत बोलिए, बस भरोसा रखिए मुझ पर। मैं अपनी हद कभी भूल नहीं सकता। पर अभी आपके लिए और बेबी के लिए मुझे ये करना होगा। आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आप दोनों को। ये कहकर अधिकार एहसास की साड़ी उतार कर अलग रख देता है। वहीं एहसास के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो आगे कुछ बोल सके या कर सके, बल्कि वो तुरंत अधिकार की ओर करीब चली जाती है, ऐसे जैसे वो खुद को अधिकार में समेट रही हो। वहीं अधिकार भी एहसास को फिर कसकर अपने सीने से लगा लेता है। दोनों न जाने कितनी देर तक सावर के ठंडे पानी में भीगते रहते हैं। इसी बीच अधिकार अपने हाथों से भी एहसास का चेहरा, पीठ सब अच्छे से रगड़ने लगता है, जिससे एहसास का बुखार जल्दी से जल्दी उतर जाए। एहसास भी किसी छोटे बच्चे की तरह अधिकार को अपनी बाहों में कसती चली जाती है। वहीं अधिकार भी टेरिस पर हुई बातों को याद करते हुए आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। काफी देर बाद अधिकार को महसूस होता है कि एहसास का टेम्परेचर कम हो गया है और वो कांप रही है। खैर, ठंड तो अधिकार को भी लग रही थी, पर इस वक्त उसे एहसास के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। अधिकार ने धीरे से शावर बंद कर दिया और एहसास को नीचे फर्श पर अच्छे से बिठाकर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद अधिकार अपने कवर से शर्ट निकाल कर लाया और एहसास के पास बैठ गया। अधिकार एहसास को बैठाकर उसका सर अपने कंधे पर रख देता है, फिर हिचकिचाते हुए उसके कान के पास धीरे से, मिस हास, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे ये करना होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझेगी। ये कहते अधिकार फिर से अपनी आंखें बंद कर एहसास के ब्लाउज की डोरी खोल देता है। ये सब करते हुए अधिकार के हाथ कांप रहे थे, पर उसे यह भी पता था कि वो आज एहसास के पति होने का हक इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उसका एहसास के जिस्म और रूह पर पूरा हक है। अधिकार आहिस्ता आहिस्ता एहसास के गीले कपड़े उसे अलग कर देता है। थोड़ी देर बाद एहसास के सारे गीले कपड़े जमीन पर थे और एहसास अधिकार का शर्ट पहने आराम से बेड पर लेटी थी। अधिकार भी अपनी आंखें बंद किए हुए उसके पास ही बेड पर बैठा था। एहसास का बुखार तो खत्म हो गया था, पर उसे अभी भी ठंड लग रही थी और वो अधिकार का हाथ पकड़े सोई थी कि तभी, छोड़ दो मुझे, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, मार दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। एहसास की आवाज़ सुनकर अधिकार की आंखें झटके से खुल जाती हैं। एहसास पसीने से तरबतर, डर से कांपते हुए नींद में ही किसी से खुद को छोड़ देने की गुहार कर रही थी। अधिकार उसे ऐसे देख काफी डर जाता है। वो उसके छटपटा रहे हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए, मिस हास, क्या हुआ? हास, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए प्लीज। एहसास उसकी आवाज सुनते ही अधिकार की बाहों में खुद को छिपाने लगती है, जैसे वो किसी से खुद को बचा रही हो, किसी से छुप रही हो। अधिकार भी उसे अपनी बाहों में पनाह देने लगता है। एहसास बहुत ज्यादा डरी हुई बस बड़बड़ाते हुए, मिस्टर हक, मुझे छोड़कर मत जाइए, बचा लीजिए मुझे उनसे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अधिकार उसका सर सहलाते हुए, मिस हास, आंखें खोलिए, मैं यही हूँ, कोई और नहीं है यहाँ, बस मैं हूँ। कौन आपको तकलीफ दे रहा है? किससे बचा लूं? मिस हास, क्या हो रहा है आपके साथ? कुछ बोलिए ना। एहसास और ज्यादा बिलखते हुए, वो मार रहे हैं मुझे, मुझे आप ही मार दीजिए ना। मिस्टर हक, मार दीजिए ना मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर फट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं निकाल दीजिए ना मेरे दिल से मेरी धड़कनें। मैं जीना नहीं, नहीं चाहती मैं जीना। मिस्टर हक, एहसास को ऐसे बिलखते देख अधिकार का दिल भर आया। वो उसे बहुत शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर एहसास बस रोई जा रही थी। अब तक अधिकार को यह समझ आ गया था कि कोई तो ऐसी तकलीफ, कोई तो ऐसा घाव है जो ख्वाबों में भी एहसास का पीछा नहीं छोड़ रहा। कुछ तो बहुत गलत हुआ है एहसास के साथ। यह सब सोच अधिकार बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वही एहसास बस बिलखते जा रही थी। अधिकार उसे अपनी बाहों में कसते हुए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आपको कुछ नहीं होगा,
कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, कोई नहीं मारेगा आपको। अनु अनुभव तभी एहसास कई से एक शब्द से अधिकार की पकड़ एहसास पर ढीली हो जाती है। अधिकार झटके से एहसास को खुद से अलग कर देता है और बेड से उठ जाता है। अधिकार के हाथ की मुट्ठियां अब कसती जाती हैं। वो बेड के पास ही इधर उधर चलते हुए गुस्से से एहसास की तरफ देखकर फिर से आपके होंठों पर वही नाम। नफरत है मुझे इस नाम से। यह नाम सुनते ही मेरी रूह तक जल उठती है। ये कह अधिकार को वो पल याद आ जाता है, पार्टी से 1 घंटे पहले। डैड आपको देना है तो दे दीजिए ना, मेरे देने से कोई अलग मतलब तो नहीं निकल आएगा। ये कहकर अधिकार अपने हाथों में लिया बॉक्स फिर से अतुल के हाथ में रख देता है। बेटा, पर तुम एहसास के पति हो, ये तो तुम्हें करना चाहिए था, पर तुम तो कुछ करोगे नहीं। बस यही सोचकर मैं ले आया ये तोहफा। अब कम से कम ये अपने हाथ से एहसास को दे तो दो, उसे भी अच्छा लग जाएगा। ये कह अतुल जी वो बॉक्स उसके आगे कर देते हैं। अधिकार मुंह फेरते हुए, डैड मुझे तो पता भी नहीं कि इसमें है क्या, आप ही दे दीजिए ना, मैं फिर कभी कुछ लेकर उसे गिफ्ट कर दूंगा। प्लीज अभी मुझे कुछ नहीं देना, आप जाकर दे दीजिए या आस्था से कह दीजिए। अतुल जी गुस्से से अधिकार को घूरते हुए, बेटा तुम्हें मेरी बातों को काटने का कोई शौक चढ़ गया है क्या? बिना ना किए कुछ सुनते ही नहीं, और सुनोगे भी क्यों? बड़े हो गए हो ना, बाप की बात का क्या मोल तुम्हारे लिए? यह सुनकर अधिकार उन्हें घूरते हुए उनके हाथ से वो बॉक्स वापस लेकर, और डैड आपको भी मेरी मर्जी के बिना हर काम मुझसे करवाने का, ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अतुल जी बस उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अधिकार जैसे ही अपने रूम में आया उसे एहसास वहां कहीं नहीं दिखी। वो एहसास को वहां ना पाकर कमरे से जाने लगा कि तभी उसे बाथरूम से किसी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा भी थोड़ा खुला था। वो बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर वहां से आने वाली आवाज सुनने लगा। अंदर एहसास किसी की तस्वीर से बात कर रही थी। एहसास अपनी आंखों के किनारे से बह रहे आंसू साफ करते हुए, ये दर्द, ये तकलीफ, ये शादी का बंधन मैं सह नहीं पा रही। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हारे बिना, बहुत अकेली पड़ गई मैं। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ अनु, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। तुम मिल जाओ मुझे, फिर ये बच्चा मिस्टर हक को देकर मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। तुम्हारी एहसास इस दुनिया में तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही, अकेली पड़ गई है। हर एक घड़ी बस टुकड़ों में बिखर रही है। अनुभव, कहाँ हो तुम? तुम्हारी जरूरत है मुझे। मुझे नहीं रहना इन सबके साथ, इन सबके बीच। निकाल लो मुझे इन लोगों के बीच से। अनु, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ये कहकर एहसास वही जमीन पर बैठकर बिलखने लगी। यह सब सुनकर अधिकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो कमरे से तुरंत बाहर निकल आया। तो यह है आपका असली चेहरा? कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अपने बच्चे को खुद से अलग कर अपने आशिक के साथ आप अपनी दुनिया बसाना चाहती हैं? छी, आप तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है, किसी के प्यार के काबिल नहीं है आप, किसी के भी नहीं। ये कहकर अपने हाथ में लिया वो गिफ्ट बॉक्स अधिकार गुस्से से फेंक देता है और वहां से चला जाता है। यह पल याद आते ही अधिकार की मुट्ठियां फिर से कस जाती हैं। आंखों में फिर वही गुस्सा उभर आता है। वो सो रही एहसास को जलती आंखों से घूरते हुए, सही नाम दिया था आपको मैंने, आप एक एहसान फरामोश, धोखेबाज, फरेबी और बेगैरत लड़की हैं। आप मेरी मोहब्बत तो क्या, मेरी नफरत के भी लायक नहीं है। आपको जितनी सजा मिले उतनी कम है। किसी गैर की तस्वीर के सामने रोना, अपने ही रिसेप्शन पर ऐसा गाना गाना, किसी के भी साथ डांस करना। अरे आप जैसी लड़की बस किसी का घर तोड़ सकती हैं, किसी का दिल जोड़ नहीं सकती। आप खुद एक पाप हैं जिसका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म और ना ही कोई इज्जत। आपसे अच्छी तो एक बाजारू लड़की होती है। अधिकार खामोशी हुआ था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो संभला ही था कि एक और थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। अधिकार के हाथ उसके गालों पर चले गए। उसने सामने देखा तो पल्लू बुआ जलती आंखों से उसे घूर रही थी। अधिकार हैरानी से, बुआ आप? पल्लू बुआ लगभग चिल्लाते हुए, अपनी इस जुबान से मुझे बुआ दोबारा मत बोलना, वरना जुबान खींच लूंगी तेरी। अधिकार को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पल्लू बुआ की नाराजगी की वजह क्या है। वो बस एकटक उन्हें देख रहा था। पल्लू बुआ जल्दी से एहसास के पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रखकर रोने लगती हैं। अधिकार भी उनके पास आकर घुटने के बल बैठकर, बुआ क्या हुआ है आपको? आप भी मुझे गलत समझ रही हैं क्या? बुआ आपको कुछ नहीं पता? सब पता है मुझे, तेरी शादी के बारे में, उसके कोख में पल रहे बच्चे के बारे में, सब कुछ, सारा सच जानती हूँ मैं। यह सुनते ही अधिकार झटके से खड़ा हो जाता है। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि पल्लू बुआ सब कुछ जानती हैं। अधिकार हैरानी से, आप सब जानती हैं मतलब? आप सब इस लड़की के साथ मिले हुए हो?
आप सब इस फरेबी लड़की का साथ कैसे देख सकती हैं? ये सुनते ही बुआ चिल्लाते हुए, फरेबी नहीं है ये, ना धोखेबाज और ना ही बेगैरत। तुझे शर्म नहीं आई इस बच्ची को बाजारू कहते हुए? हाँ, नहीं आई मुझे शर्म और ना आएगी। आप सब कुछ नहीं जानते इसके बारे में। मैं जानता हूँ उसका असली चेहरा। अधिकार भी चिल्लाते हुए कहता है, मैं वो सब जानती हूँ जो तूने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और आज तुझे मैं बताऊंगी एहसास का सच, उसका वो बीता हुआ कल, जिसमें उसने दुआओं में अपने लिए सिर्फ मौत मांगी, जिसमें उसकी रूह तक को ऐसी चोट दी गई कि उसकी यादों में, उसके ख्वाबों में और उसके आने वाले हर कल में उसका आज भी पीछा करते हैं। मौत से बदतर जिंदगी जी है इसने, जिसे तू सोच भी नहीं सकता। फ्लैशबैक, अनंता अनाथ आश्रम, 2 साल पहले। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। ओहो, आज तो ढिकचिक ढिकचिक, आज तो तारा रमरम। एक लड़की बाथरूम में अपनी बेसुरी आवाज में बस गाए जा रही थी। वहीं बाथरूम के बाहर नहाने के लिए लड़कियों की एक लंबी लाइन कब से उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। पर अंदर वाली लड़की तो वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बाहर लाइन में लगी सबसे आगे वाली लड़की, अरे हमारी आलसी एंजल, कब तक अपने बेसुरी आवाजों से लोगों के कान के पर्दे फाड़ती रहोगी? तेरा आज का कोटा पूरा, अब तो निकल जा। देख, यहाँ कुछ के कानों से तो खून निकल रहे हैं। यह आवाज सुनते ही अंदर गा रही लड़की का गाना बंद हो जाता है। फिर एक मीठी सी आवाज आती है, पर मैं तो कितना अच्छा गाती हूँ। किसी के कान से खून कैसे निकल सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। फिर भाई आगे वाली लड़की, मेरी प्यारी एंजल, भगवान का शुक्रिया अदा कर जो हमारे कानों के हाथ पैर नहीं है, वरना अब तक तेरे 2 या 3 दांत जरूर टूट चुके होते, या तो तेरा गाना सुनकर इन्होंने खुद से सुसाइड कर लिया होता। ये बात सुनते ही लाइन में खड़ी बाकी लड़कियां हंसने लगती हैं। भाई अंदर वाली लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए, ठीक है, तो आज मैं बाहर ही नहीं आऊंगी। फिर कैसे नहाओगे सब? सब गंदे गंदे रहोगे। हाँ हाँ, ये कहकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह हंसने लगी। यहाँ बाहर तो सबके चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि हर किसी को अपना कोई ना कोई काम जो करना था, और बिना नहाए अपने काम पर जाना तो बड़ा मुश्किल है। तभी वो आगे वाली लड़की चिल्लाते हुए, अनु, ये नाम पुकारने के कुछ ही देर बाद एक हट्टा कट्टा गठीले शरीर का लड़का वहां आ गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर एक अलग सा तेज। देखने में वो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। वो लड़का हैरानी से, नेहा, क्या हुआ? मेरी एंजल ठीक तो है? वो लड़की जिसका नाम नेहा था, बाथरूम की तरफ इशारा करके, अनु, तुम्हारी एंजल तो ठीक है, पर हम नहीं। पिछले 1 घंटे से वो बाथरूम में नहा रही है, और ऊपर से अपना बेसुरा। अनु बीच में ही चिल्लाते हुए, क्या? वो 1 घंटे से नहा रही है? अरे वो बीमार हो जाएगी। ये कहते ही अनु बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा। इधर नेहा बड़बड़ाते हुए, इसे देखो, पर्दे हमारे कानों के फट रहे थे, लाइन में लगे लगे घुटने हम तोड़ रहे हैं, और इसको फिक्र अपनी एंजल की हो रही है। हद है। इधर अनु लगभग चिल्लाते हुए, मेरी एंजल तू ठीक तो है? तू क्या कर रही है मेरी गुड़िया? जल्दी बाहर आ, तुझे ठंड लग जाएगी। इतनी देर तक कोई नहाता है क्या? अनु की आवाज सुनकर अंदर बैठी लड़की, अनु, मुझे पता है कि ज्यादा नहाने से मुझे ठंड हो जाएगी, इसलिए तो मैं नहा नहीं रही हूँ। हाँ हाँ। उसकी ये बात सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी देर अंदर रहने के बाद भी वो नहा नहीं रही थी, तो क्या कर रही थी। सब कभी बाथरूम की तरफ देखते हैं तो कभी अनु की तरफ। मैं अनु सबका गुस्सा और हैरानी देखकर सबसे नजर चुराने लगता है। अनु धीरे से, मेरी प्यारी एंजल, प्लीज जल्दी से बाहर आ जा, वरना ये सब तेरे अनु की जान निकाल देंगे। अच्छा, तू बाहर आ जा, फिर मैं तेरे लिए वो रात में स्पेशल वाला प्रोग्राम करूंगा। अब आ भी जा मेरी एंजल। यह बात सुनते ही वो लड़की चहकते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। वो एक छोटी सी प्यारी सी, एक 18 साल की लड़की थी। दूध जैसी गोरी, मखमल सी मुलायम, छोटी छोटी 2 खूबसूरत आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, उस पर उसकी मासूमियत ऐसी जैसे कोई छोटी बच्ची हो। दुनिया की हर बुराई से दूर, निस्वार्थ और निश्चल, वो लड़की अपने मोती जैसे दांत दिखाते हुए, अनु, सच्ची तुम करोगे वो स्पेशल वाला प्रोग्राम? वाह, अब तो बड़ा मजा आएगा। हिप हिप हुर्रे। ये कहकर चहकते हुए वो झट से अनु के गले लग जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले वहां से सीटी बजाते हुए निकल जाते हैं। दोनों ऐसे अनजान बनकर वहां से निकल जाते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। बाकी लाइन में लगी लड़कियां हैरानी से उन्हें बस देखती रह गईं।
नेहा का तो मुंह भी खुला हुआ था। एक लड़की उसके कंधे पर हाथ रखकर, यार बंद कर ले अपना मुंह, ये दोनों हमेशा हम सबका उल्लू बना देते हैं। उसकी बात सुनकर नेहा मुस्कुराते हुए, हाय जो भी हो यार, नजर ना लगे इन दोनों के प्यार को। हमारी झल्ली एंजल है और उसका सेवियर अनु। भगवान इन दोनों को हमेशा साथ रखे। नेहा की बात सुनकर एक और लड़की उसके पास आकर, हाँ यार, जहाँ हमारी एंजल के बिना हमारा पूरा आश्रम हंसना भूल जाता है, वहीं अनु ना हो तो इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। दोनों ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से कभी ना जुदा होने वाले। यह कहते ही सब मुस्कुराने लगती हैं। रात का समय, मैं पुरानी हूँ मगर पुरानी शराब जैसी हूँ। गौर से देखिए, मैं एक गुलाब जैसी हूँ। नशा मेरा चढ़ के उतरता नहीं और मुझे देखकर दिल भी भरता नहीं। कि बांधी कमरिया से साड़ी, कि आई अब आंटी की बारी। आश्रम की केयर टेकर पूजा जी, जो लगभग 55 साल की थी, वो टॉर्च लेकर हैरान परेशान इधर उधर देखते हुए, हे भगवान, ये रात के 12 बजे म्यूजिक किसने चला रखा है? आवाज तो हमारे ही आश्रम के अंदर से आ रही है। उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा आश्रम का वॉचमैन भी घबराते हुए, मैडम जी, सब कहते हैं कि रात में 12 बजे के बाद भूत लोगन का डेरा जमता है, कहीं वही लोग तो नहीं? तभी पूजा जी बीच में ही, हाँ हो सकता है कि आज किसी भूत का बर्थडे हो या फिर किसी की शादी या सगाई। वही सब ऐसा म्यूजिक लगाकर नाच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? वॉचमैन, हाँ मैडम जी, यही बात होगा। चुप, चुप रहो बेवकूफ इंसान, कुछ भी मत बोला करो। कोई भूत नहीं, बल्कि हमारे आश्रम का ही कोई सदस्य म्यूजिक सुन रहा है। अब चलो आगे के किसी रूम से आवाज आ रही है। उनकी डांट से वॉचमैन मुंह बनाकर बस इधर उधर देखने लगता है। कुछ ही देर में म्यूजिक सुनकर आश्रम के कुछ बच्चे भी बाहर निकल आए और पूजा जी के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही पल बाद सब उस रूम के बाहर खड़े थे जहां से आवाज आ रही थी। पूजा जी वॉचमैन से, ये आवाज तो अनु के रूम से आ रही है। वॉचमैन के बोलने से पहले ही उसकी बगल में खड़ी नेहा, हाँ मैम, शायद अंदर एंजल है, वो ही ये कर सकती है। अब पूजा जी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो वॉचमैन की तरफ देखकर, जल्दी से अपनी चाबी से ये रूम खोलो, आज इसकी इस शरारत के लिए मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जल्दी खोलो इसे। उनके कहते ही वॉचमैन चाबी ढूंढकर दरवाजा खोलने लगा। इधर नेहा अपनी बगल में खड़ी प्रीति से, आज पूजा मैम अनु की एंजल को आसमान में ही उड़ा देंगी। आज इसकी खैर नहीं, आज तो इसका सेवियर अनु भी से नहीं बचा पाएगा। हाँ हाँ, ये कहकर नेहा और प्रीति हंसने लगे। तभी दरवाजा भी खुल गया और अंदर का नजारा देखते ही सबके होश उड़ गए। पूजा जी का तो मुंह ही खुला रह गया। अंदर एक औरत हरे रंग की साड़ी पहने, चेहरे पर घूंघट डाले अपनी कमर मटका रही थी और उसके आजू बाजू एक पतला दुबला लड़का टपोरी की तरह कभी कमर हिलाता तो कभी नागिन डांस कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहकर अपना घूंघट उठाया, उसकी नजर सीधा दरवाजे पर गई और अपने हाथों में संभाली साड़ी की प्लेट्स उसके हाथ से गिर गईं, जिससे उसकी साड़ी पूरे नीचे चली गई। वहीं उसका चेहरा देखकर दरवाजे पर खड़ी बाकी सबकी तो आंखें ही जैसे बाहर निकल आई हों। वहीं वो लड़का अपनी धुन में मस्त अभी भी इधर उधर बंदर की तरह उछल रहा था। कुछ ही पल बाद पूजा जी रूम के अंदर आकर साउंड ऑफ करके चिल्लाते हुए, मिस्टर अनुराग राठौर और मिस एहसास राठौर, क्या चल रहा है ये सब? वो औरत जो कोई और नहीं बल्कि अनुभव था, और वो लड़का जो कि लड़का नहीं बल्कि एहसास थी। दोनों ने एक दूसरे से अपने गेटअप चेंज किए हुए थे। वो दोनों चौंक कर पूजा जी को देखने लगते हैं। वहीं बाकी लोग तो उन दोनों को ऐसे अवतार में देखकर अंदर ही अंदर हंसे जा रहे थे। सबकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, पर सब पूजा जी के सामने हंस नहीं सकते थे, इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहे थे। वॉचमैन बड़बड़ाते हुए, हाय बाप, बच्चन की सही उम्र में शादी ना होए तो ऐसे ही लक्षण आ जाता है उनमा। हटा कटा जवान लड़का आंटी नंबर 1 बनी गवा, बड़ी दुर्दशा है। उधर पूजा जी चिल्लाते हुए, आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? रात के 12 बजे ये सब हो रहा है? उनकी बात सुनकर अनुभव जहाँ सर झुका देता है, वहीं एहसास भोली सी सूरत बनाकर, नहीं मैम, हम तो स्पेशल वाला प्रोग्राम कर रहे थे। आंटी नंबर 1, आइए, आप भी तो आंटी ही हैं, साथ में डांस करते हैं। एहसास की बात सुनते ही सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। अनुभव भी सर नीचे किए मुस्कुराने लगता है। भाई पूजा जी उन्हें और ज्यादा गुस्से से घूर कर, कल सुबह आप दोनों मेरे ऑफिस में होंगे, सुबह 7 बजे से पहले, यह कहकर वो गुस्से में वहां से निकल गई। उनके पीछे पीछे ही वॉचमैन भी निकल गया। उनके जाते ही अब तक जो भी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, सब जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे देखकर अनुभव और एहसास का मुंह बन जाता है।
नेहा अनुभव के पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखकर, हाय हाय, क्या मस्त आइटम लग रहा है अनु। आज तो तूने कहर ढा दी। तुम्हारे लटके झटके वो अदा, हाय कतई जहर लग रहे हो आज। ये कहकर वो और जोर से हंसने लगी। अनुभव चिढ़ते हुए, तू ज्यादा मत बोल वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे। दांत तो तुम दोनों के टूटेंगे, वो भी सुबह सुबह, और वो भी पूजा मैम के कर कमलों से। हमारी प्यारी आंटी जी। ये कहते हुए एक सांवली और प्यारी सी लड़की कमरे में आई। एहसास उसे देखते ही भागकर उसके गले लग गई और बच्चों की तरह मुंह बनाकर, वर्षा, आप आ गई। देखो ये सब हम दोनों को चिढ़ा रहे हैं, भगाओ ना इन सबको यहाँ से प्लीज। उसकी बात सुनकर वर्षा उसके बाल ठीक करते हुए, ठीक है वो सब जा रहे हैं, पर अभी आप चुप हो जाओ। उसकी बात सुनकर एहसास ने अपने होठों पर उंगली रख ली। वर्षा इशारे में सबको वहां से जाने को कहती है। सब धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वर्षा, यह प्लान किसका था। अनुभव और एहसास जो एक दूसरे के सामने सर झुकाए खड़े थे, वो दोनों ही बिना एक दूसरे की तरफ देखे एक दूसरे की तरफ उंगली से इशारा कर देते हैं। वर्षा उन दोनों की यह हरकत देख हंस पड़ती है और धीरे से दोनों के कान पकड़कर, तुम दोनों भाई बहन किसी जोकर से कम नहीं, कभी नहीं सुधरोगे तुम दोनों। उसकी बात सुनकर अनुभव और एहसास भी हंस पड़ते हैं। अनुभव एहसास के गाल खींचते हुए, हाँ, मैं अपनी एंजल के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए जोकर तो क्या, भिखारी भी बन सकता हूँ। जिसमें ये खुश, वही मेरा काम और वही मेरा मकसद बन जाता है। आज इससे वादा किया था इसे स्पेशल वाला इसका फेवरेट प्रोग्राम दिखाने का, तो बस दिखा दिया। वर्षा भी हंसते हुए, और तुम्हारी एंजल का फेवरेट प्रोग्राम है हमेशा तुम्हें लड़की बनाकर डांस करवाना। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की, एक झल्ली दूसरा जोकर। उसकी बात सुनकर एहसास अपना मुंह फुलाकर, जाओ मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप भी चिढ़ा रही हैं हम दोनों को। हाँ, ये कहकर वो भागते हुए अनु के बगल वाले कमरे में चली जाती है, जो उसका और वर्षा का रूम था। वर्षा उसके पीछे जाने लगी, पर तभी अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षा हैरानी से पलटकर, क्या हुआ, वो गुस्सा हो गई है, जाने दो मुझे। अनुभव उसे अपने करीब खींचकर, मेरी बहन गुस्से के बाद इतनी जल्दी आसानी से मानती नहीं है, पता है ना, तो अभी सोने दो उसे। वो गुस्से के बाद जल्दी सो जाती है और वो जाकर सो जाएगी। तुम यहाँ बैठो मेरे पास। वर्षा जो कि अनुभव के बेहद करीब थी, अनुभव की आंखों की कशिश देखकर शर्माते हुए उसके सीने में अपना सर छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद वर्षा सोफे पर बैठी थी और अनुभव जमीन पर बैठकर वर्षा की गोद में अपना सर रखकर कहीं खोया हुआ था। वर्षा उसके बालों में अपना हाथ फेर कर, क्या हुआ, अभी इतने चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। अनुभव जो बहुत देर से खामोश था, वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताओगी। वर्षा उसके इस सवाल पर हैरानी से, ऐसा क्या पूछना चाहते हो। अच्छा चलो पूछो। सच का नहीं पता, पर वो जरूर बताऊंगी जो मेरे दिल में है। क्या तुम मेरे साथ खुश हो। क्या कभी मेरे प्यार पर तुम्हें शक नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करने का दावा करता हूँ, पर शादी के नाम से ही मैं तुमसे 2 कदम पीछे चला जाता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, बताओ। ये कह अनुभव वर्षा की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगता है। वर्षा भी उसे देखती रहती है, फिर अचानक से मुस्कुराने लगती है। अनुभव हैरानी से, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम हंस क्यों रही हो, तुम्हें मेरे प्यार पर शक। अनुभव की बात पूरी होने से पहले ही वर्षा उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है। उसकी आंखें अब नम हो चुकी थी। वर्षा हल्के गुस्से से, आज कह दिया और दोबारा मत कहना। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम क्या हो मेरे लिए। मेरी जिंदगी के इकलौते सहारे हो तुम। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती है। तुम पर मुझे अपने आप से भी ज्यादा, उस भगवान से भी ज्यादा यकीन है। तुम और एहसास ही मेरा सब कुछ हो, मेरा प्यार, परिवार और मेरा पूरा संसार हो तुम दोनों। पैदा होते ही मुझे मेरे घर वालों ने सड़क पर फेंक दिया था। इस आश्रम में ही मुझे पनाह मिली, प्यार मिला और यहीं बड़ी हुई। पर फिर भी लोगों से दूर कोने में उदास बैठी रहती थी। जब मैं 12 साल की थी, तब तुम यहाँ आए थे। धीरे धीरे हम दोस्त बने और कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। साथ खेलना, साथ चलना और साथ में ही खाना खाना, हर पल साथ जिया है हमने। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते, तो आज शायद मैं जिंदा लाश बनकर जी रही होती। तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी सारी दुनिया ही तुम हो। मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ ऐसे ही रह सकती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। मुझे बाहर की उस दुनिया से और इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे न किसी से डर है, न किसी की बातों से कोई फर्क पड़ता है।
ये कहते ही वर्षा की आंखों से एक आंसू गिरकर अनुभव के गाल पर आ गया। वर्षा उसे पहुंचने चली पर अनुभव ने उसका हाथ रोक लिया। अब अनुभव की आंखें भी नम थीं। वो रोते हुए, मत पहुंचो इन्हें, इनकी गर्माहट मुझे सुकून दे रही है। ये आंसू पानी की बूंदें नहीं, तुम्हारी तपस्या है जो तुम हर रात इन्हें बहाकर करती हो। मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारे इस त्याग को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा मैं। एक दिन आऊंगा मैं तुम्हारे पास और तुमसे कहूंगा कि वर्षा, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। अब तुम्हें जिंदगी की हर वो खुशी मिलेगी जिस पर हक है तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारे प्यार का नाम और प्यार सब मिलेगा। अपनी जिंदगी की हर खुशी दे दूंगा मैं तुम्हें। बस कुछ दिन और इंतजार, और फिर तुम्हें तुम्हारे प्यार से कोई अलग नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही वर्षा की आंखों में आंसू बहने लगे। वो भी रोते हुए, तुम्हारी वर्षा को बस इसी पल का इंतजार रहेगा। यह कहकर उसने अनुभव के माथे को चूम लिया। वहीं अनुभव भी उसकी गोद में सर रखकर बिलख पड़ा। काफी देर बाद जब अनुभव शांत हुआ तो वो बड़े ही शांत स्वर में, पता है जब मैं 15 साल का था तब मैंने एक बार मॉम डैड से जिद की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। उन्होंने बहुत मना किया पर मैं माना नहीं, और मेरी जिद के आगे झुककर मॉम और डैड मुझे और एहसास को लेकर आइसक्रीम खिलाने ले गए। रोड पर एक साइड हम खड़े थे और दूसरे साइड आइसक्रीम वाला था। डैड ने मेरे हाथ में एहसास का हाथ दिया और कहा, यहीं रहना, मैं अभी आया। मैं एहसास का हाथ कसकर पकड़कर हाँ में से हिलाने लगा। डैड जाने लगे पर तभी मॉम ने उनका हाथ पकड़ लिया। डैड ने मॉम को देखा तो मॉम बनावटी गुस्से से उनसे बोली कि आपके पास दो के बजाय तीन हाथ हैं क्या, जो आप सबके लिए ले आएंगे। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जानती हो, मैं पता नहीं क्यों उस वक्त उनकी बात सुनकर बहुत मुस्कुरा रहा था। और एहसास तो उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी। वो तो बस कब से आइसक्रीम आने का इंतजार कर रही थी। जब डैड जाने लगे तो अचानक से वो पीछे मुड़े और मेरा हाथ देखने लगे, जिसमें मैंने एहसास का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। डैड बोले, अनु मैं जा रहा हूँ, तुम एहसास का ख्याल रखना, उसका हाथ छोड़ना मत। ये कहकर वो चले गए। और जैसे ही मम डैड आइसक्रीम हाथ में लेकर हमारे पास आ रहे थे, तभी एक ट्रक आया और बहुत तेज रोशनी हुई, जिससे मेरी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। ये कहकर अनुभव खाली आंखों से वर्षा को देखने लगा, जैसे वो सब अभी उसके सामने हो रहा था। वर्षा को अनुभव की आंखों में उसका डर सब दिख रहा था। वर्षा रोते हुए, फिर क्या हुआ? जब मेरी आंखें खुली तो मम और डैड खून से लथपथ बीच सड़क पर पड़े थे। हर तरफ खून ही खून था। आसपास के लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैं भागकर उनके पास गया, उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, पर वो उठे नहीं। मैंने उनसे बहुत कहा कि अब कभी कोई जिद नहीं करूंगा, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। तभी मुझे डैड की बात याद आई कि एहसास का ख्याल रखना। पर जब मैंने एहसास की तरफ देखा तो वो वहीं दूर खड़ी थी जहां वो थी। उसकी आंखें फैली हुई थी, पलकें झपक ही नहीं रही थी। वो सदमे में जा चुकी थी। उस दिन के बाद से मेरी छोटी सी एहसास ने कभी आइसक्रीम नहीं खाई, और ना मैंने। उस वक्त अतुल अंकल ने हमारी बहुत मदद की। एहसास को बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने यही कहा कि उसको बहुत गहरा सदमा लगा है और वो वक्त के साथ साथ खुद ठीक हो जाएगी। मेरी एंजल ठीक तो हो गई, पर वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटे बच्चों की तरह हरकतें करने लगी। ऐसे बुरे वक्त पर भी हमारे रिश्तेदारों ने हमारे अनाथ हो जाने का फ़ायदा उठाया और हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। तब अतुल अंकल हमें इस आश्रम में ले आए और यहाँ रहने की जगह दी। पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एक बड़े से हॉस्पिटल में एक जाना माना डॉक्टर हूँ। ये कह अनुभव बिलखने लगा। वर्षा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, तुमने अपनी काबिलियत से ना सिर्फ खुद को इस लायक बनाया है, बल्कि मुझे भी पढ़ाया, समझाया और अपने साथ साथ मुझे भी एक डॉक्टर बनाया। मैंने पढ़ाई तुम्हारी वजह से शुरू की थी, और आज हम दोनों एक ही मुकाम पर हैं। तुम एहसास का जैसे ध्यान रखते हो ना, वो देखकर लगता है कि तुम उसके बड़े भाई नहीं बल्कि पिता हो। उसकी हर जिद पूरा करना, उसके लिए हर बार एक नया रूप ले लेना, उसकी शरारत के लिए खुद डांट खाना और उसे हर तकलीफ से दूर रखना, यह सब तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे प्यार से एहसास एक ना एक दिन ठीक जरूर हो जाएगी। फिर हमारी एक हैप्पी फैमिली होगी। हम सब बहुत खुश रहेंगे, एक साथ एक घर में रहेंगे। वो घर जो तुम्हारा सपना है, तुम्हारे मॉम डैड का, जो सबने तुमसे धोखे से छीन लिया था। अनुभव को वर्षा की बातों से बहुत तसल्ली मिली। दोनों काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे। फिर वर्षा अपने रूम में एहसास के पास चली गई, और यहाँ अनुभव आंखों में कई सपने संजोए सो गया। अगली सुबह पूजा मैम के रूम के बाहर अनुभव बेचारा सा मुंह बनाकर खड़ा था
और एहसास सबसे बेपरवाह उसके पीठ के पीछे छुपी थी। वहीं वर्षा, नेहा और प्रीति कब से उन दोनों को देखकर हंसे जा रही थी। आखिरकार जब अनुभव के बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो चिल्लाते हुए, ज्यादा दांत मत दिखाओ तुम सब, वरना एक एक हथौड़ा मारकर सबके दांत निकाल दूंगा। तब से देख रहा हूँ, बस ही कर कर हंस रही हो। दांत टूट जाएंगे फिर घूमना बिना दांतों वाली बुढ़िया बनकर, तब मजा आएगा तुम सबको। उसकी बात सुनते ही नेहा अपना पेट पकड़कर और जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए, जो भी कहो, बस कल के तुम्हारे आंटी नंबर 1 की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मतलब गोविंदा सर से भी बेस्ट थे तुम। तुम्हें तो आंटी नंबर 1 के नाइट शो स्टार्ट कर देने चाहिए। फिर तो पैसे में खेलोगे तुम, पैसों में। यार हम गरीबों पर भी ध्यान दे दो ना, मुझे भी मजा आ जाएगा यार। कभी मेरे लिए भी करना ऐसा नाटक शो। हाँ हाँ। नेहा की बात खत्म होते ही वर्षा और प्रीति हंसने लगते हैं। अनुभव का तो मुंह बन जाता है। फिर वर्षा नेहा के सर पर हल्की सी चपत लगाकर बनावटी गुस्से में, बस करो, क्यों मेरी आंटी को, मेरा मतलब मेरे अनुभव को परेशान कर रही हो। जाओ अपना काम करो सब। ये कहने के बाद वर्षा खुद मुस्कुराने लगती है, जिसे अनुभव देख लेता है। वो भी अपनी आंखें तरेर कर, तुम भी इन दोनों बंदरिया के साथ मेरा मजाक उड़ा रही हो। चलो तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। वर्षा उसकी बात सुनकर सीरियस हो जाती है और बड़े ही भोलेपन से, अरे मेरे डॉक्टर बाबू, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो तुम्हारी तरफ से डांट रही हूँ सबको, और तुम मुझे ही। ये कहकर वो अपना मुंह फुला लेती है, जिसे देखकर अनुभव हंस पड़ता है। वर्षा भी उसकी मुस्कुराहट में खो सी जाती है। तभी प्रीति उन दोनों को झिझोड़ कर, अरे कुछ तो शर्म कर लो दोनों, ऐसे बच्चों के सामने नैन मटक्का कर रहे हो। हम सिंगल का भी तनिक लिहाज कर लिया करो यार, दिल दुखता है अपना। बरसा तू तो थोड़ा सोचा कर हमारे बारे में। ये अनुभव तो आंटी नंबर 1 बनकर बेशरम का टैग खुद को लगवा ही चुका है। तू ही सुधर जा। ये कहते ही वो हंस पड़ी। उसके साथ बाकी सब भी हंसने लगे। तभी पीछे से पूजा, मैम आप सबकी बकवास खत्म हो गई हो तो अंदर चलिए, बात करनी है मुझे। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। बाकी सब बस हैरान होकर उन्हें देखते रहे। नेहा धीरे से, आज तो तुम्हारी एंजल हवा में उड़ती नजर आएगी, और उसके सीवियर यानी तुम पूजा मैम के हाथों फूटे जाने के बाद अपना इलाज खुद करोगे। जाओ जाओ, अंदर जाओ, प्रसाद पाओ। तभी प्रीति भी अनुभव के पास आकर, और सही सलामत बसते हो तो अपने अगले रंगारंग कार्यक्रम में हमें बुलाना ना भूलना। नोट ना सही, चिल्लर तो उड़ा ही सकते हैं। हाँ हाँ। ये कहकर वो दोनों हंसने लगी। अनुभव कुछ कहने को हुआ, पर तभी अंदर से फिर पूजा जी की आवाज आई, अब तुम दोनों यहाँ आने के लिए शादी का कार्ड लोगे क्या? उनकी बात सुनते ही अधिकार एहसास का हाथ कसकर पकड़कर रूम के अंदर चला गया, और वर्षा, नेहा, प्रीति सब हंसते हुए वहां से चले गए। अब अनुभव और एहसास पूजा जी के सामने ऐसे भोले बनकर खड़े थे, जैसे कोई बहुत शरारती बच्चा अपनी शरारत के पकड़े जाने के बाद रहता है। वहीं पूजा जी बस उन्हें घूर रही थी। काफी देर बाद पूजा जी आंखों में गुस्सा लिए लगभग चिल्लाते हुए, एहसास अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ, मुझे सिर्फ अनु से बात करनी है। एहसास उनकी बात सुनते ही अनुभव के आगे खड़ी होकर अपनी बाहें फैला देती है, जैसे वो अनुभव को किसी से प्रोटेक्ट कर रही हो, वो भी छोटे बच्चे की तरह। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे अनु को मारेंगी? प्लीज सॉरी ना, हमें पनिशमेंट मत दो ना। मैं अब कभी नहीं करूंगी वो स्पेशल वाला प्रोग्राम। प्लीज मैम सॉरी। ये कहकर वो अपना कान पकड़ लेती हैं। अनुभव की तो आंखें नम हो जाती हैं। अपनी छोटी सी गुड़िया को खुद को प्रोटेक्ट करते देख वो एहसास के हाथ नीचे करते हुए, कोई नहीं मारेगा मुझे, जाओ तुम वर्षा के साथ खेलो, मैं अभी आया, बस कुछ ही देर में। एहसास उसकी बात सुनकर नामे से हिला देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो तुम्हें मारेंगी। तुम रुको अनु, मैं इनसे लड़ती हूँ। हम दो हैं, वो अकेले, हम इनसे जीत जाएंगे। चलो अनु, डिसुम डिसुम करते हैं। अनुभव उसके भोलेपन और उसकी बात पर हंसते हुए, मेरा बेटा कोई नहीं मारेगा तुम्हारे अनु को, तुम जाओ, मैंने डांट कर आता हूँ। मैं अकेले लड़ लूंगा इनसे और जीत भी जाऊंगा। मेरी एंजल तुम सीधा वर्षा के पास जाओ, इधर उधर कहीं मत जाना। ओके। एहसास ना जाने की बहुत जिद करती है, पर अनुभव के बहुत समझाने पर वो वहां से जाने के लिए मान जाती है। पर एहसास जाते ही पूजा मैम की तरफ देखकर, मैम मेरे अनु को मारना मत, वो गुड बॉय है, मैं आपको अपनी आधी चॉकलेट दे दूंगी, ठीक है? ये कहकर वो चली जाती है, और पूजा जी बस उसे देखती रहती हैं। अनुभव अपना सर नीचे किए, मैम मैं कल की अपनी गलती के लिए माफी चाहूंगा। वो कल बस मुझे शरारत सूझी और मैंने ये सब कर दिया।
पर आपको जो बोलना है आप बोल सकती हैं। ये कह अनुभव अपराध बोध से पूजा की तरफ देखने लगता है। भाई पूजा जी गुस्से से उठकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं और अपना हाथ उसके गालों के पास झटके से ले जाते हुए अनुभव हैरान होता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। हाँ हाँ, आंटी नंबर 1। हाँ हाँ, मतलब अनु दी ग्रेट डॉक्टर आंटी, साड़ी ऊपर से घूंघट, हद है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी हंसी कंट्रोल कैसे की थी। वहां से निकलते ही हंसते हंसते लोटपोट हो गई मैं। अभी भी वो सीन याद आता है तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती। पूजा जी नाराज नहीं थी, बल्कि वो कल का सीन याद करते करते हंसे जा रही थी। अनुभव भी मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठकर, क्या मैम, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मेरी एंजल आपकी वजह से डर जाती है और बाकी सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। पूजा जी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठकर, अरे बेटा मैं क्या करूं, तुम और तुम्हारी एंजल हमेशा ऐसा ही कोई ड्रामा कर देते हो। अगर मैं सबके सामने हंसूंगी तो ये मेरी जो सख्त छवि बनी है सबके सामने वो धूमिल हो जाएगी। सब मुझसे डरना छोड़ देंगे और इस आश्रम को संभालने के लिए मेरा लोगों की नज़र में थोड़ा दबदबा होना बहुत जरूरी है। अनुभव पूजा जी का हाथ कसकर पकड़कर, हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। आपने मेरे और एहसास के लिए आज तक जो भी किया उसका एहसान मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। ये कहते हुए अनुभव की आंखें नम हो जाती हैं। पूजा जी भी बहुत जज्बाती होकर, अनु मेरे बच्चे, मरने की बात मत किया करो। तुम ही तो वो हो जिसे मैं अपना बेटा मानती हूँ। तुम्हारी ये यशोदा माँ तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी। मेरे खुद के सगे बेटे मुझे अकेला छोड़कर विदेश बस गए, पलट कर भी कभी नहीं देखा मेरी तरफ। और तुम पराये होकर भी मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो। एक बार मैंने तुम्हें बेटा कह के गले लगा लिया था, तो आज तक तुम एक बेटे के सारे फर्ज निभा रहे हो। मेरे खाने से लेकर दवाई तक सब कुछ तुम देखते हो। इस बूढ़ी को अपनी माँ मानकर उसका ख्याल रखते हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम और एहसास मेरी आंखों के दो तारे हो। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मैं इस आश्रम के सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा तुम दोनों से प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए अपना कोई भी नियम कानून बिना सोचे समझे तोड़ सकती हूँ। अनुभव झट से उन्हें गले लगा लेता है। पूजा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए, बस बस, अब ज्यादा इमोशनल मत कर मुझे। और वो सुन जो कहने के लिए मैंने तुझे यहाँ रोका है। अनुभव उनकी बात पर मुस्कुराते हुए, ठीक है, नहीं करता आपको ज्यादा इमोशनल। अच्छा चलिए अब बताइए कि क्या बात करनी थी आपको। पूजा जी अनुभव के हाथ में एक फाइल देते हुए, यह लो, एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तुम्हें। अनुभव हैरानी से, ये क्या है। पूजा जी बहुत शांत स्वर में, आज से 2 दिन बाद हमारे इस आश्रम के 25 साल पूरे हो रहे हैं, जिसकी खुशी में हमने एक सम्मान समारोह रखा है। जिनका भी इस आश्रम को बनाने में, इसे चलाने में और इसको डोनेशन देने में योगदान है, उनको हम सम्मानित करेंगे। समझो एक छोटी सी पार्टी करनी है। यहाँ ये जिम्मेदारी उठाने वाले तुम ही हो, पर अगर तुम्हें अस्पताल में ज्यादा काम हो तो मैं ये जिम्मेदारी किसी और को दे दूंगी। अरे नहीं, आपने कहा मतलब हो जाएगा। वैसे भी मुझे एक छोटी सी पार्टी की तैयारी तो करनी ही थी, अब ये भी कर दूंगा। पूजा जी उसकी बात पर हैरानी से, किस चीज की पार्टी करनी है तुम्हें। अनुभव यह सुनते ही खुश हो जाता है और अपने हाथ में ली हुई फाइल को अपने सीने से लगाकर, आज के 2 दिन बाद मेरी एहसास का जन्मदिन है। ठीक उसी दिन जिस दिन इस आश्रम के 25 साल पूरे हो रहे हैं। और इस बार मेरी एंजल के लिए मैंने एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान किया है, जो उसी दिन सबको पता चलेगा। मेरे सालों की मेहनत उस दिन सफल होगी। पूजा जी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। तुम्हारे जैसा भाई होना किसी भी लड़की के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एहसास बहुत खुशनसीब है जो उसे तुम मिले हो। मुझे भी अब इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा अब तुम जाओ और जो भी मेरे लायक होगा मुझे जरूर बताना। अनुभव फिर से उनके गले लगकर, आप बस मेरी एंजल को मेरे हिस्से का भी आशीर्वाद दे दीजिए। वो खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और पूजा जी अपने दिल से लाखों आशीर्वाद देती हैं उसे और उसकी एंजल को। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।